सर्दी की दोपहर, वो जो ठंडी ठंडी सी धूप होती है, जैसा आजकल कभी कभी होता है, बिल्कुल वैसा ही। और खूबसूरत सी धूप में तीन पुलिस वाले तिरुवनंतपुरम में, जो केरल की राजधानी है, उसके एक छोटे से संकरी सी गली में एक घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाया जाता है और अंदर से एक शांत सा दिखने वाला आदमी बाहर आता है और उसके सवाल पूछने से पहले ही पुलिस वाले बताते हैं कि उनका बॉस, जो पुलिस का डीआईजी है, वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? तो अधिकारी कहते हैं जी नहीं, ये 30 नवंबर 1994 की बात है। ये कहानी है इसरो के पहले स्पाई केस की। ये कहानी है नंबी नारायण की, वो साइंटिस्ट जो भारत को शायद बहुत आगे ले जा सकता था, पर यहाँ के भ्रष्टाचार ने उनके साथ साथ इस देश को भी कई साल पीछे भेज दिया। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं भारत अनएक्सप्लोर्ड। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में सिर्फ तकनीकी दृष्टि से नहीं, बल्कि प्रशासनिक और संस्थागत विफलता के रूप में दर्ज किया गया, क्योंकि इसी साल भारत के एक वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और ये घटना बाद में भारत के पहले और सबसे कुख्यात वैज्ञानिक जासूसी मामले के रूप में पहचानी गई। नंबी नारायण उस समय इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में काम करते थे। भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन कार्यक्रम से सीधे तौर पर जुड़े थे। ये वही तकनीक थी जिसे 1980 और 90 के दशक में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर MTCR जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए, ताकि भारत भारी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता हासिल न कर सके। अब MTCR का मतलब क्या होता है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ताकि हम कभी भारी उपग्रह ना उठा सके, कभी GSLV जैसा रॉकेट ना बना सके। लेकिन नंबी रुके नहीं। सैकड़ों वैज्ञानिकों की टीम, हजारों डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, अनगिनत परीक्षण से जूझते रहे। MTCR का फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, मतलब ऐसा इंजन जो रॉकेट्स को अंतरिक्ष में ले जा पाए। क्योंकि इससे पहले भारत में जितने भी उपग्रह लॉन्च होते थे, वो या तो विदेशी रॉकेट से होते थे, जिसके लिए इसरो को बहुत पैसा देना पड़ता था, मतलब भारत सरकार को पैसा देना पड़ता था। तो भारत सरकार चाहती थी कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जिसके सहारे वो खुद का उपग्रह लॉन्च कर सके, और इससे बाद में देश को बहुत फायदा भी हुआ है। पर हम इस बात को समझते हैं कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था कि हम ऐसा उपग्रह उड़ा सके, मतलब जैसे GSLV जैसा रॉकेट बना सके। लेकिन नंबी जो है वो कभी रुके नहीं। सैकड़ों वैज्ञानिकों की टीम, हजारों डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, अनगिनत परीक्षण से जूझते रहे। लैब में कई रातें उन्होंने ऐसे ही काट दी। इंजन के कोल्ड फ्लो टेस्ट के लिए थ्रस्ट चैम्बर डिजाइन पर बहसें होती रही, क्योंकि नंबी नारायण फ्रांस में इस तकनीक का परीक्षण करके आए थे। भारत लौटकर इसे स्वदेशी रूप से विकसित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते थे। अब कहानी पर आते हैं। अक्टूबर 1994 में केरल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ कि वो कहां से शुरू। पहले कहानी में अक्टूबर 1994 में मालदीव की एक नागरिक मरियम राशिदा को गिरफ्तार किया गया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने इसरो के रॉकेट इंजन के गुप्त चित्रों को पाकिस्तान को बेचने की कोशिश की, और वो अपने पासपोर्ट की तय सीमा से ज्यादा समय से यहाँ रुकी हुई थी। कुछ हफ्ते बाद उनके दोस्त फैजिया हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो मालदीव की राजधानी माले से आई थी, एक बैंक कर्मचारी थी। इसके बाद एक बड़ा घोटाला सामने आया। पुलिस द्वारा लीक की गई जानकारियों से प्रेरित होकर स्थानीय समाचार पत्रों ने खबर दी कि मालदीव की महिलाएं जासूसी कर रही थी, जो भारत के रॉकेट के रहस्यों को चुरा रही थी और अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों के साथ मिली भगत कर कर पाकिस्तान को बेच रही थी। पर बाद में यह दावा किया जा रहा था कि श्री नारायण उन वैज्ञानिकों में से एक है जो हनी ट्रैप में उनके आगे फंस गए हैं। यहीं से केस को जबरन जासूसी रूप दिया गया, बिना किसी तकनीकी मूल्यांकन के, बिना इसरो या किसी वैज्ञानिक संस्था से परामर्श लिए। केरल पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की क्रायोजेनिक तकनीक विदेशी एजेंसियों को बेची जा रही है। इस आधार पर नवंबर 1994 में नंबी नारायण को उनके सहयोगी D शशि कुमार के साथ गिरफ्तार किया गया। बात अगर उस दिन की करें तो पूछताछ करने वालों ने उनकी पिटाई की, उन्हें हथकड़ी लगाकर बिस्तर से बांध दिया। उन्होंने उन्हें लगातार 30 घंटे तक खड़े रहकर सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उनसे झूठ पकड़ने वाली मशीन का भी टेस्ट करवाया, जबकि भारतीय अदालत इन टेस्टों की रिपोर्ट को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं करता है। अंत में जब उन्हें एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में ले जाया गया, पर गिरफ्तारी के समय ना तो कोई गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए, ना कोई तकनीकी फाइल, ना कोई डेटा ट्रांसफर का प्रमाण मिला।
फिर भी पुलिस ने मीडिया को यह नैरेटिव फैलाने दिया कि भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा जो है वो खतरे में है। द वायर में राजशेखरन नायर का विश्लेषण इस कड़वे सत्य को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि जांच करने वालों को क्रायोजेनिक इंजन की बेसिक भी नहीं आती थी, और तो और जिन दस्तावेजों को गोपनीय कहा जा रहा था पब्लिक जर्नल्स में उपलब्ध थे, और लैब केयर जो रफ नोट्स जिनकी दुहाई दी जा रही थी उनका कोई अकेले स्ट्रेटेजिक यूज ही नहीं था। और नंबी नारायण भी लगातार ये कह रहे थे कि जिन तकनीक की बात की जा रही है वो किसी भी एक व्यक्ति के पास व्यक्तिगत रूप से हो ही नहीं सकती। क्रायोजेनिक इंजन कोई ब्लूप्रिंट या हार्ड ड्राइव नहीं होता है जिसे चुपचाप किसी को दे दिया जाए। वो एक सामूहिक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें सैकड़ों वैज्ञानिक, हजारों डिजाइन, डॉक्यूमेंट्स और नियंत्रित परीक्षण शामिल होते हैं। इसके बावजूद मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, नंबी नारायण को सार्वजनिक रूप से गद्दार के रूप में पेश किया गया। उनके परिवार को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। उनकी पत्नी को पड़ोस और रिश्तेदारों के सवाल का सामना करना पड़ा। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि जब नंबी नारायण को छोड़ा गया और जब वो अपने घर के अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि उनकी पत्नी फर्श पर लेटी है, और वो जब उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं तो वो चीख पड़ती है। बाद में इसका कारण पता चला कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी और मानसिक बीमारी से ग्रसित भी हो चुकी थी। अब इस देश के हालात इस कहानी से जुड़े हैं। बात उनकी बेटी की करें, उनकी बेटी को भी स्कूल में मानसिक दबाव झेलना पड़ा। इसरो के अंदर काम करने वाले वैज्ञानिकों में यह भय का माहौल बन गया, क्योंकि संदेश साफ था कि अगर इतने वरिष्ठ वैज्ञानिक को बिना सबूत के फंसाया जा सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस पूरे प्रकरण का सबसे गंभीर और दीर्घकालीन प्रभाव ये पड़ा कि भारत का जो क्रायोजेनिक कार्यक्रम है वो लगभग 1 दशक पीछे चला गया, क्योंकि जिन वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला में होना चाहिए था वो कानूनी लड़ाई में उलझे पड़े थे। जिन परियोजनाओं पर काम होना चाहिए था वो ठप पड़े थे। और जिस समय भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय उसका मुख्य कार्यक्रम आंतरिक अव्यवस्था में फंसा पड़ा था। 1996 में जब यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपा गया, तब यह पहली बार केस जो है वो वैज्ञानिक और कानूनी दृष्टि से देखा गया। सीबीआई ने अपनी जांच में स्पष्ट रूप से कहा कि ना तो कोई जासूसी हुई है, ना ही कोई गोपनीय जानकारी विदेश गई है, और ना ही आरोपों को साबित करने वाला कोई भी ठोस सबूत मौजूद है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में केरल पुलिस की जांच को आधारहीन कल्पनाओं पर आधारित बताया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जहां वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने नंबी नारायण को पूरी तरीके से निर्दोष घोषित किया और ये माना कि उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक गलत जांच नहीं है, बल्कि दुर्भावना अभियोजन का मामला है, यानी ऐसा केस जो बिना पर्याप्त आधार के चलाया गया, जिसने एक व्यक्ति के जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। अदालत ने नंबी नारायण को मुआवजा देने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन बीबीसी के अनुसार नंबी नारायण स्वयं कहते हैं कि यह मुआवजा उनके जीवन के उन वर्षों की भरपाई नहीं कर सकता जो उन्होंने अपमान, बेरोजगारी, मानसिक तनाव और सामाजिक अलगाव झेला है। अब इसमें एक एंगल और भी है, और वो एंगल है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का, क्योंकि CIA नहीं चाहती थी कि भारत ये इंजन बनाए। कई रिपोर्ट से दावा करती है कि जब वो इस इंजन के साइंटिस्ट की ईमानदारी को खरीद नहीं पाई तो उसने उनको फंसा दिया। इसके साथ आरोप के छींटे केरल सरकार पर भी लगातार लगते रहे। पर इस पूरे मामले को एक व्यक्ति की त्रासदी से आगे बढ़कर संस्थागत विफलता के उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां पुलिस ने वैज्ञानिक अज्ञानता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का नैरेटिव गढ़ा। राजनीतिक और प्रशासनिक हितों ने जांच की दिशा दी। मीडिया ने बिना तथ्य को जांचे बगैर आरोप को सच कहा। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जिस समय यह केस सामने आया, उसी समय भारत का क्रायोजेनिक कार्यक्रम निर्णायक चरण में था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर तकनीकी दबाव पहले से ही मौजूद था। हालांकि किसी भी विदेशी साजिश का प्रत्यक्ष कोई कानूनी प्रमाण हमें नहीं मिलता है। अप्रैल 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने नारायण की उस याचिका की सुनवाई शुरू की जिसमें उन्होंने केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक CV मैथ्यूज और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। 9 मई 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के कारण नारायण की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और केरल सरकार उन्हें मुआवजा देने का दायित्व से बच नहीं सकती। 14 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने इसरो जासूसी मामले में मानसिक क्रूरता के शिकार के कारण नारायण को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इस तरह की मनगढ़ंत झूठी कहानी गढ़ने के लिए कौन कौन जिम्मेदार थे।
और क्यों? और अन्य आरोपियों को झेलने वाली असहनीय पीड़ा की भरपाई कौन करेगा? इस प्रश्न का उत्तर जिसे नायर ने भी उठाया है, और वो यह है कि नारायण के अलावा अन्य आरोपियों ने मुआवजे के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख नहीं किया। यह उम्मीद करना शायद थोड़ा अटपटा लगे कि सीबीआई में चल रही जांच से बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो पाएगा, लेकिन क्या नारायण पर, जैसे कि नायर ने किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलने और मनगढ़ंत बातें कहने का आरोप लगना चाहिए? नायर के अनुसार नारायण का ये बयान कि जासूसी मामले में उनके जीवन को प्रभावित किया है और परिणाम स्वरूप उनके पूरे परिवार की शांति पूरी तरीके से भंग हो गई है, जो कि एक अपूरणीय व्यक्तिगत क्षति है, एक दर्दनाक सच्चाई है। नंबी नारायण का मामला इस बात की भी चेतावनी है कि अगर संस्थाएं अपने गलतियों से नहीं सीखती तो भविष्य में फिर कोई वैज्ञानिक, कोई शिक्षक, कोई डॉक्टर या कोई सामान्य नागरिक इस तरह केस बनकर तोड़ दिया जाएगा, और तब भी सच्चाई सामने आने तक बहुत देर हो चुकी है। तो यह है कहानी नंबी नारायण की। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें बजरंग दुनिया को। तब तक के लिए नमस्कार।